हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं हार्म ओसीडी के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि हार्म ओसीडी हो जाने की क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस तरह से उसके सिम्टम्स को आप पहचान सकते हैं, और ये ना सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। तो मैं आपको 10 ऐसी अमेजिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी सिखाने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे ही अपनी हार्म ओसीडी से फ्री हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है। चलो, आप इस ओसीडी से जल्दी मुक्ति पाने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा। तो आप डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो और उसमें देखकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करो। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओसीडी ना कई बार हमें बहुत ज़्यादा एकदम लो मूड में रखती है, डिप्रेस सा फील करते हैं। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो हार्म ओसीडी से सफ़र कर रहे होते हैं। वो अक्सर ऐसे कंप्लेन करते हैं, जैसे एक लेडी, वो इस बात से बहुत डरती थी कि मैं अगर अपने छोटे बच्चे के पास जाऊंगी तो कहीं मैं उसे हर्ट ना कर दूं। कैसे कैसे उसके मन में विचार आते थे, इमेजेस बनती थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे का जैसे गला दबा रही हूँ। अब किसी माँ के मन में इस तरीके का एक तस्वीर आ रही है, एक विचार आ रहा है कि वो अपने बच्चे का कहीं गला ना दबा दे, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो बहुत ज़्यादा रोती थी और अपने छोटे बच्चे को अवॉइड करने लगी थी। इसी तरह से एक जेंट्स थे, उनके दिमाग में भी अपने लव्ड वंस को हर्ट करने के थॉट्स आते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो कहीं धक्का ना दे दें। अब एक लेडी है, उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि जहाँ पर भी छोटा बच्चा अगर कोई भी हो, चाहे वो अपने बच्चे को स्कूल पे लेने गई है, वहाँ पर बच्चे ग्राउंड में कहीं खेल रहे हैं, कहीं पर भी अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनको देखते ही उसके मन में इतने थॉट्स आते थे कि वो इन बच्चों को किसी ना किसी तरीके से हर्ट करी है। चाहे वो थप्पड़ मार रही है, बाल नोच रही है, उनको काट रही है। इस तरीके के विजुअल्स भी आते थे और इस तरीके के थॉट्स भी, उनके अंदर वॉइसेस भी आती थी कि तुम ऐसा कर दोगी, चली जाओ यहाँ से, फिर लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। तो यहाँ तक भी उनका दिमाग उनको बताता था। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हार्म करने के थॉट्स आते हैं। जब किसी भी इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली इस तरीके के कुछ विजुअल्स आते हैं, कुछ भी इस तरीके के थॉट्स आते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है। जैसे एक और मेरे क्लाइंट, जिनके दिमाग में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स देखते ही इस तरह से थॉट आते थे कि वो जो देवी देवता होते हैं उनकी गर्दन काट रहे हैं, या फिर खुद के अपने बच्चे की आँख निकाल रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग विजुअल्स बनना, दिमाग में थॉट्स आना, मतलब लोगों को मोर और लेस इसी तरीके के थॉट्स आते हैं कि वो किसी पर्सन को या फिर कोई गॉड को हार्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट्स देखकर। या कई बार हार्म करने के थॉट्स ऐसे भी आते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के बिना भी किसी को पुश कर देना, किसी को कुछ गाली दे देना, किसी भी तरीके से ऐसे नुकसान पहुंचा देना जिसमें सामने वाला बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगा। चाहे वो फिज़िकली हर्ट होगा, चाहे वो इमोशनली हर्ट होगा, किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलेगा कि वो पर्सन जिसने हर्ट किया है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डर भी होता है आदमी को ना, और वो इस सब चीज़ों से इतना कंफ्यूज हो जाता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो ही ऐसा कर रहा है, जबकि बैक ऑफ माइंड उसे पता होता है उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म करने की, उसने कभी ऐसा किया भी नहीं है, उसके मन में ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं चल रही है। ये सब पता होने के बावजूद भी वो जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, वो सब इतने रियल जैसे लगते हैं कि अच्छे से अच्छा समझदार इंसान भी जिसे सब कुछ पता है, वो उन थॉट्स के आगे, उन विजुअल्स के आगे इतना परेशान हो जाता है कि वो सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाने लगता है। बार बार चेक कर कर कि कहीं मैंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया, किसी भी तरीके से कोई हार्म तो नहीं पहुंचा दिया। वो अपने आप को रीअश्योरेंस देता रहता है, बार बार चेक करता रहता है। वो इंसान लोगों से भी रीअश्योरेंस लेने लग जाते हैं, लोग अवॉइड भी करने लग जाते हैं। या कहीं पर ऐसी जगह जाना भी होता है जहाँ पर उन्हें हार्म करने का डर लग रहा होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी से एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी वे में जाते हैं और बड़ी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो चलो डिटेल में समझते हैं कि हार्म ओसीडी की साइकिल में क्या होता है। ये ट्रिगर कोई भी सिचुएशन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थॉट,
कुछ भी हो सकता है, जैसे ना कि नाइफ पकड़ रखा है या है ना किसी फैमिली मेम्बर को देख लिया, तो कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। किसी को देखकर भी हो सकता है ना, कोई ऑब्जेक्ट को देखकर भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उनको सिर्फ ये हार्म करने के थॉट्स तभी आते थे जब वो अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती थी। लेकिन अगर उनके घर में कोई बच्चे आए हैं या रिलेटिव के भी बच्चे हैं, पड़ोस के भी बच्चे, कहीं भी हैं, उनको उस वक्त नहीं होता, लेकिन स्कूल में होता था। एक पर्टिकुलर प्लेस से भी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है और कुछ लोगों को जनरलाइज्ड वे में कहीं पर भी आ जाता है। किसी भी तरीके से आपका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल, कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। फिर इंट्रूसिव थॉट्स, व्हाट इफ़ आई स्टैप समवन और व्हाट इफ़ आई लूज़ कंट्रोल। और इसमें ना ये कंट्रोल लूज़ करने का भी बहुत थॉट होता है। आदमी को ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा दूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं चलो चाहती नहीं या चाहता नहीं हूँ नुकसान पहुंचाना, लेकिन अगर मेरा कंट्रोल चला गया और मैंने ऐसा कर दिया, जैसे मेरे थॉट्स पे, विजुअल्स पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे ही मेरे एक्शंस पे भी कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या होगा। तो इस हद तक भी दिमाग में स्टोरीज बनती हैं और डर भी लगता है। एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस बहुत होता है, फियर ऑफ बीइंग डेंजरस, इमोरल और इनसेन। बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। इंसान ना अपने आप को भी ऐसे आइडेंटिफाई करने लगता है कि मुझसे लोगों को खतरा है और ये तो बहुत ही इमोरल एक्ट है ना, मैं पागल हूँ बिल्कुल। इस तरीके से कई बार इंसान अपने आप को इस तरीके की आइडेंटिटी देना भी शुरू कर देता है, क्योंकि ये होता ही बहुत डिस्ट्रेसिंग है। बार बार थॉट नॉक 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 कर रहा है। अननेसेसरी के विजुअल्स आ जाते हैं, इंसान वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड होता है, क्यों हो रहा है, किसी और के मन में तो आ नहीं रहे, पहले मेरे मन में नहीं आते थे, अब क्यों आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें सच में बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। पर इन सब चीज़ों पर जितना हम इमोशनल रिएक्शन देते हैं या हम कोई भी फिज़िकल एक्शन लेते हैं, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो फिर यहाँ पर इंसान मेंटल कंपल्शन करता रहता है, रीअश्योरेंस लेता रहता है, एनालाइज करता रहता है, थॉट्स को अवॉइड करता रहता है, ऑब्जेक्ट्स को, लोगों को। और कुछ लोग तो फिज़िकल जाकर भी कंपल्शंस करते हैं। मेरे क्लाइंट है, वो फिज़िकली उस प्लेस पर जाकर चेक करते थे कि कहीं उन्होंने हार्म तो नहीं कर दिया, और दूर छुपकर थोड़ी देर तक उस माहौल को ऑब्ज़र्व करते थे कि कहीं लोग कुछ बातें तो नहीं कर रहे हैं, कि कोई इंसान अभी थोड़ी देर पहले आया था और नुकसान करके यहाँ से भाग गया, कहीं लोग मुझे ढूंढ तो नहीं रहे हैं। डरते रहते थे, कांपते रहते थे। बता रहे हैं मेरे पैर भी एकदम से कांप रहे हैं, मेरे अंदर बिल्कुल सांस अटकी भी है, लेकिन फिर भी मेरा माइंड बोल रहा है कि नहीं, जा वहाँ पर जाकर देख, सुन लोगों की बातें, उनके हाव भाव देख, उनकी एक्टिविटीज़ देख। तो मुँह पर रुमाल बांध कर और वो जाते थे और दूर से इस तरीके से पूरा मुआयना करते थे कि कहीं मैं हार्म करके यहाँ से भाग गया और फिर उसके बाद लोग मुझे ढूंढ तो नहीं रहे हैं। तो इतनी भी बुरी हालत कर देता है ये ओसीडी। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है जब भी आप कोई कंपल्शन सेफ्टी बिहेवियर करते हैं, है ना, कुछ भी रिड्यूस हो जाती है एंग्जाइटी उस टाइम पर, लेकिन क्या होता है कि वो फिर से बिल्डअप होने लग जाती है। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट, ब्रेन सीखता है, अवॉइडेंस का मतलब है सेफ्टी। ब्रेन सीख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं तो यानी कि ये सेफ्टी है। तो ब्रेन तो सेफ्टी मैकेनिज्म पर ही चलता है। अगर आप कोई सेफ्टी बिहेवियर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ब्रेन समझ रहा है कि ये सिचुएशन डेंजरस है और यहाँ पर सेफ्टी को फॉलो करना, जो भी आप उसके लिए रिचुअल्स कर रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, वो ज़रूरी है। तो ब्रेन आपका और फोर्स करने लग जाता है, मतलब आपका ट्रिगर और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, आपकी वो जो नेगेटिव कंडीशनिंग हुई भी है और स्ट्रांग होती चली जाती है। तो हार्म ओसीडी की साइकिल है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं हार्म ओसीडी के? बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो सकता है, जेनेटिक्स का हो सकता है, ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी होती है, खास तौर से एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हाइपर एक्टिविटी होती है और वो फिर गिल्ट प्रोड्यूस करता रहता है, बड़ा रिग्रेट में हमें डालता रहता है। वो एक तरीके से ब्रिज होता है हमारे थॉट और इमोशंस के बीच का, और ये जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, मिस इंटरप्रेट करने लग जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है ओसीडी की, तो उन लोगों को भी उस तरीके के एनवायरनमेंट में वो सब जीन एक्सप्रेशन उनके रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। और कई बार ये सिर्फ आपके अंदर केमिकल अप डाउन होने की वजह से भी, ब्रेन में, बॉडी में केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ने की वजह से भी होता है, तो उसके भी कॉजेज़ होते हैं। और कौन से कॉजेज़ होते हैं? साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। किसी इंसान को परफेक्शनिज्म है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है, मॉरल रिजिडिटी है, फियर ऑफ बीइंग बैड है, इनमें से किसी भी तरीके का अगर उसके अंदर कुछ पैटर्न होता है तो उसकी वजह से भी इसको हो जाते हैं। लाइफ के कोई भी एक्सपीरियंसेस होते हैं,
ये सारे के सारे फियर जो आते हैं, परफेक्शनिज्म आया, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिजिडिटी, कोई भी इस तरीके का आया, कहाँ से आते हैं? लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से आते हैं, रेफरेंसेस की वजह से आते हैं, जो हमें कंडीशनिंग दी जाती है वहाँ की वजह से आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट जिनको हार्म ओसीडी थी, और उनको हार्म ये था कि वो किसी भी रिलीजियस फिगर को ही हार्म करने का उनको आता था। उनको नॉर्मल इंसानों को हार्म करने का नहीं आता था। उनको यही आता था कि वो गॉड को किसी भी तरीके से हार्म कर रहे हैं, जैसे मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। तो उनको ऐसा आता था कि जैसे उनके हाथ में कहीं पर भी जैसे हथौड़ा, फावड़ा, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं कि वो उठा लेंगे और उनको हार्म करेंगे। तो एक्चुअली उनका काम भी ऐसा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे उनका काम चलता रहता था। तो उनको अलग अलग तरीके की साइट्स पर विज़िट करना होता था, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर इस तरीके की चीज़ें बहुत दिखती हैं, इस तरीके के जो फावड़े वगैरह और ये सब हैं, तो उनको बहुत दिखता था ऐसे। और जहाँ पर उनका एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, उसी के बगल में एक छोटा सा मंदिर था। तो वहाँ पर उनका दिमाग ने इस तरीके से एसोसिएशन किया कि वो वहाँ से अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ से वो फावड़ा वगैरह उठा रहे हैं, और वो सब मंदिर को वहाँ पे तोड़ने के लिए खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। मतलब मज़दूरों से नहीं तोड़वा रहे हैं, उन्होंने खुद लिया, उठाया और जाकर वहाँ पर चला दिया तोड़ने के लिए उसको। जबकि कोई सेंस नहीं बन रहा था, उन्हें भी पता था, लेकिन उनका दिमाग इस बात के लिए कन्विंस कर रहा था कि तुम ऐसा अब कर ही दोगे, तुम्हारे मन में ये बात आ गई है तो तुम ऐसा कर ही दोगे। अब भगवान का कोई मंदिर, मूर्ति तोड़ना, ये सब चीज़ें हमें, हमारी जो बचपन से कंडीशनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें गलत है। और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा गॉड फीयरिंग है ही कि भगवान के साथ अगर हमने ऐसे बदसलूकी करी तो हमें पाप मिलेगा और ये सब। और उनके चाइल्डहुड से भी कंडीशनिंग उनकी यही थी कि भगवान वगैरह की काफ़ी मान्यता थी। पर था क्या, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर उनका काम चल रहा था और जो उसके बगल में जो मंदिर था, उसको लेकर कुछ डिस्प्यूट था कि वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती वो एक मंदिर बना रखा है, और एक लैंड पर कुछ कब्जे का केस था इस तरह से कि मंदिर बना दिया है तो अब यहाँ से इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ होता है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर कहीं पर किसी ने मूर्ति रख के मंदिर बना दिया है कुछ है, तो वो लैंड पे और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ उनको पता था। अब लेकिन वो सब चीज़ों से उनका और लोगों का कुछ नुकसान हो रहा था, तो उनके मन में उनसे लेकर कुछ टेंशन चल रही थी। कह रहे ये मंदिर प्रॉब्लम है, ये मंदिर ना बनाया होता तो ये लैंड भी इसमें मिलकर काम आ जाती। कुछ इस तरीके का उनका मैटर था जो ऑलरेडी चल रहा था। अब जब कोई इंसान का दिमाग एक मंदिर की वजह से किसी का काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो मंदिर ही उनके दिमाग में ये बन गया था कि ये मंदिर मुसीबत की जड़ है, हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है इस वजह से कि किसी इंसान ने यहाँ पर मूर्ति रखकर ये मंदिर बनवा दिया था, और पूरा ये लैंड का टुकड़ा उस वजह से बेकार हो गया कि अब ये मंदिर घोषित हो गया जैसे। तो कई बार इस तरीके की जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं हमारे दिमाग में होता है, तो कई बार ऐसा होता है हमारा दिमाग उसे कनेक्ट करके कुछ इस तरीके का थॉट दे देता है। तो ऐसे ही उनके दिमाग में एक थॉट आ गया कि वो फावड़ा उठा रहे हैं और उस मंदिर को तोड़ रहे हैं, मतलब उसकी मूर्ति वगैरह को हार्म करें। और बस वो आना था और वो समझ नहीं पाया इस चीज़ को कि ये तो बस दिमाग का एक क्रिएशन है, इस पर इतना कोई परेशान होने की, पैनिक होने की या सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने उस पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। अब किसी भी चीज़ पर अगर आपका रिएक्शन आ रहा है, आप कोई भी एक्शन ले रहे हो ना, तो क्या होता है, ब्रेन ना उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मान लेता है, उस चीज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से धीरे 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 वो इस लूप में फंस गए, और उनको सिर्फ और सिर्फ थॉट किसी इंसान के लिए नहीं, सिर्फ भगवान के मंदिर को, मूर्तियों को इस तरीके से तोड़ने। और फिर तो दिमाग फैलाता चला गया। फिर तो ये नहीं कि मंदिर को देख के ही वैसे भी आने लगे, ऑटोमेटिकली बैठे हैं खाली भी तो भी दिमाग में आने लगे कि इस तरह से विजुअल आया, आके चला गया कि उनके हाथ में कुछ था, हथौड़ा फावड़ा वगैरह, और उन्होंने मूर्ति पर ऐसे करके मतलब उसको तोड़ दिया। तो वो सब चीज़ें ऐसे उनके दिमाग में आने लगी और फंस गए। तो कई बार इस तरीके की चीज़ें भी हमारे दिमाग में ओसीडी के सर्किट को ऑन कर देती हैं। और देखिए, एनवायरनमेंट से स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग हो किसी की, कोई रिलीजियस या मॉरल प्रेशर हो, ट्रॉमा हो, ओवर एम्फेसिस हो किसी का सेफ्टी के ऊपर, इन सब की वजह से भी ये सब चीज़ आ जाती है। क्योंकि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें ना बहुत इस तरीके की चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस करता है इंसान। कई बार तो वो पिटाई, हार्म के भी उसके एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि उसको इस तरीके से सिखाया गया कि किसी को जरा सा भी अपने मन वचन काया से किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाना। तो कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग की वजह से भी ओसीडी ट्रिगर हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। सब लोगों को अलग अलग रीज़न की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल रीज़न मोटा मोटी तौर पर यही होते हैं।
अब आगे समझते हैं साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें जब भी कोई इंसान ओसीडी के लूप में फंसेगा तो इनिशियली कैसे पहचान सकते हैं। जो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है, बट जो लोग अभी सफ़र जो है ना वाली जर्नी में अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही है तो वो आसानी से पहचान सकते हैं। या आप किसी और को देखें, किसी में ऐसे कोई साइन सिम्टम्स देखें तो आप उसे शुरुआत में पहचान कर उसकी मदद कर सकते हैं। रिपीटेड इंट्रूसिव वायलेंट और एग्रेसिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल टोटली अनवांटेड होते हैं। और अवॉइडिंग नाइफ्स, रोप्स, रोड्स या लव्ड वंस, कुछ भी चीज़ को अगर उसने अवॉइड करना शुरू किया, चाहे वो कोई लोग हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, कुछ भी हो, तो ये सब भी साइन होता है कि वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। मेंटल चेकिंग हो रही है कि मैंने कहीं ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया। मोस्टली मेंटल चेकिंग होती है, इसमें मेंटल रिव्यूइंग करते रहते हैं, बट फिज़िकल चेकिंग भी बहुत देखने को मिलती है। और एक्सेसिव गिल्ट एंड फियर ऑफ बिकमिंग अ बैड पर्सन, बहुत गिल्ट प्रोड्यूस करता है आपका इंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स, इतना गिल्ट प्रोड्यूस करता है। और आप कहीं बुरे इंसान तो नहीं, आपको बुरा इंसान तो नहीं मान लेंगे, लोग आपको ऐसे लेबल कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इवन जेल तक के सपने दिखा देता है आपका माइंड आपको इस तरह से। कंपल्सिवली प्रेइंग, कन्फेसिंग और रिसर्चिंग, कंपल्सिव कोई भी एक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग ना प्रेयर भी करते हुए और जानबूझ के ना फिर दूसरे लोगों को कि वो कितना प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इस तरीके के कंपल्शंस भी डेवलप कर लेते हैं। जैसे मेरी क्लाइंट थी जिनको ऐसा थॉट आता था कि कोई भी और लेडी है, मतलब एक तो वो खुद ही लेडी थी और उनके अलावा कोई भी लेडी, चाहे वो उनकी नंद हो, सास हो, उनकी माँ हो, भाभी हो, इवन जब उनकी बेटी हुई तो छोटी सी बच्ची, उसके लिए भी ओसीडी ने उनको सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए उनके मन में ऐसे थॉट आते थे कि वो उन्हें हार्म कर रही हैं। तो उनके दिमाग में यही आता था कि वो बाल खींच रही हैं। अगर किसी का जूड़ा बनाने का है, जैसे उनकी सास जूड़ा बना के रखती थी तो जूड़ा पकड़ के खींच रही है, कोई पोनी बना के था तो पोनी, खुले बाल हैं तो खुले, कुछ भी ऐसे दिमाग विजुअल बनाता था, उस पर्सन की इमेज आती थी और बाल जो है ना वो खींच रही हैं इस तरह से। जब उनकी डॉटर हुई तो उनके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये हो गया कि जब डॉटर के भी बाल खींचने की इमेजेस उनके दिमाग में बनने लगी तो वो माइंड में ऐसे बोलने लगती थी, नहीं मैं इन लोगों, उनका नाम लेकर जो भी था कि नहीं मैं अपनी सास से या ननद जिसके लिए भी आते थे, या मैं अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, और सॉरी भी कहना शुरू कर देती थी और कई बार उनको दुआ देना शुरू कर देती थी। और बेटी के लिए तो उन्होंने शांति मंत्र भी पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरीके के भी कई बार अजीब अटपटे से कंपल्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो किसी भी इंसान का कोई भी कंपल्शन हो सकता है। रीअश्योरेंस लेना फ्रेंड से, थेरेपिस्ट से, कई बार तो शुरुआत में लोग हमसे भी बहुत रीअश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं। फियर ऑफ बीइंग अलोन विद वल्नरेबल पीपल, अब किसी भी इंसान के अंदर ना क्या होता है कि अकेले रह जाने का, अब ये इस तरीके की जो ओसीडी होती है, अब किसी को हार्म पहुंचाने के थॉट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होता है ना कि आदमी अकेला सा रह जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं ग्रुप में है इंसान तो वो थोड़ा ठीक फील कर रहा है, उसको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ या किसी लाउड वन के साथ, जहाँ पे भी उसको एक ट्रबलिंग थॉट्स आ रहे हैं, मुझे अकेला छोड़कर ना चला जाए। एकदम बिल्कुल वल्नरेबल, एकदम हेल्पलेस फील करता है इंसान और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। यकीन मानिए कि ओसीडी ना इतनी गंदी तरीके से टॉर्चर करता है लोगों को कि मैंने मतलब इतने लोग देखे हैं और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सच में अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, उन्होंने अपना नाम पैसा कमा लिया और बड़े वैसे जिगरे वाले हिम्मत वाले हैं, लेकिन ये ओसीडी के बकवास थॉट्स और विजुअल्स ने ऐसा जैसे उनकी पूरी कमर तोड़ के रख दिया, उनको बिल्कुल ऐसा कमज़ोर कर दिया है जैसे कि वो किसी लायक नहीं है। तो ओसीडी इतनी गंदी तरीके से भी टॉर्चर करता है। बट ओसीडी तभी तक आपको टॉर्चर कर सकता है, ये मॉन्स्टर तभी तक आपको सता सकता है जब तक आप इसकी गर्दन दबाना सीख नहीं लेते हैं, क्योंकि ओसीडी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के और आप घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रही हूँ। अब जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करना शुरू करो तो आप एकदम से बहुत ही जल्दी 5-7 दिन में ही बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करोगे अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो। क्योंकि ओसीडी जितना भयानक दिखता है और जिस तरह से टॉर्चर करता है, ये सब फेक स्टोरीज़ के बेसिस पर करता है। वैसे भी हमारा माइंड स्टोरीज़ बनाने में तो बहुत पक्का है ही, आपको पता ही है ना। खासतौर से हमारा लेफ्ट ब्रेन किसी भी तरीके की कोई भी स्टिमुलस परसीव करता है तो उसको प्रेजेंट ही वो किसी ना किसी स्टोरी नैरेटिव के रूप में करता है। तो वो जो नैरेटिव आपको देता है, जो स्टोरी आपको सुनाता है, ओसीडी में क्या है, वो टोटली फेक बेसलेस स्टोरी सुनाता है।
और आपको बार बार डाउट में डालता है, आप अपने ऊपर ही डाउट करते हैं। आपको पता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने कभी किसी को हर्ट किया नहीं ना आप करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको डाउट में डालता है। थॉट एक्शन फ्यूजन हो जाता है कि थॉट आ रहा है, ऐसा विजुअल आ रहा है, तो कहीं ऐसा हो ही ना जाए, मैं क्रेजी ना हो जाऊँ, मेरा कंट्रोल चला जाए, अगर हो गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा, एक बार हर्ट किया हुआ एक्शन रिवर्स तो नहीं हो सकता, ये पनिशमेंट मिलेगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतनी बकवास स्टोरीज रिपीटेड मोड पर सुनाता है कि पक जाते हैं सुनते सुनते। लेकिन ये है कि बदतमीज़ चुप ही नहीं होता, उसको चुप करने के कुछ खास तरीके होते हैं। अब सीखते हैं वो खास तरीके क्या हैं, ध्यान से सीखो। CBT से अलग अलग थेरेपीज से मैंने आपके लिए कुछ ऐसी इजी टेक्निक ली हैं जिसे आप घर बैठे आराम से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो जब आप खुद थेरेपीज़ के लिए आते हो तो फिर बहुत सारी थेरेपीज़ का बंच मिलाकर कस्टमाइज़ आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से तैयार करी जाती हैं आपके लिए थेरेपी सेशंस। बट क्योंकि आप घर बैठे ठीक हो गए तो इसलिए मैंने जो बेस्ट इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है आपके लिए वो सब चुन चुन के मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो समझो यहाँ पे CBT से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, आइडेंटिफाई डिस्टॉर्शंस। आप ना डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करो। मैंने डिस्टॉर्शन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि हमारा माइंड किस किस तरीके से डिस्टॉर्टेड वे में हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो जैसे एग्जांपल कि थॉट इक्वल टू एक्शन, ये किसने कहा कि थॉट अगर ऐसा आ रहा है, कोई विजुअल बन रहा है तो ऐसा एक्शन हो ही जाएगा? नहीं भाई, आपके हाथ में आपका कंट्रोल हमेशा ही रहता है, ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। आपके दिमाग में ये जस्ट फेक थॉट बन रहा है और आपने जितनी भी बार मेंटली चेक किया है इसे, या आपने फिजिकली भी अगर आपने चेक किया है, तो आपको कभी भी कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिससे कि ये साबित हो कि थॉट इक्वल टू एक्शन। तो यहीं पर इस चीज़ से ही कैच कर लो। और भी मल्टीपल डिस्टॉर्शंस होते हैं तो वो प्ले लिस्ट आप ज़रूर से देख लेना। यूज़ थॉट रिकॉर्ड्स टू चैलेंज इरेशनल बिलीफ। आपको पहले जर्नलिंग करनी होगी, अपने थॉट्स को रिकॉर्ड कीजिए कि आपके दिमाग में वो बकवास स्टोरी रिपीटेड मोड पर क्या सुना रहा है, उस नैरेटिव को डॉक्यूमेंट कर लीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये CBT का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिप्लेस कीजिए उसे बैलेंस थॉट से। हैविंग ए थॉट इज़ नॉट द सेम एज एक्टिंग ऑन इट। अब कोई भी थॉट आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चाकू मार दूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं धक्का दे दूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं बाल नोच दूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं मूर्ति तोड़ दूँ, कुछ भी किसी के भी मन में कुछ भी आ रहा है ना, किसी भी तरीके से हार्म करने का थॉट हो रहा है, तो आपके दिमाग में कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, कहीं मैं ऐसा कर ही ना दूँ, तो आप उसे कैसे आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं कि थॉट जस्ट एक मेंटल इवेंट है, ये ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है और मैं इसे विटनेस करने वाला हूँ, मैं पूरे कंट्रोल में हूँ। मैं जानता हूँ थॉट्स जस्ट मेंटल इवेंट होते हैं और मेरे एक्शंस, मेरी बॉडी पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अब जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा लिखने से, जब आप लिखते हैं ना तो यहाँ आपके ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जल्दी फीड हो जाती है। और जब आप वर्ड्स चेंज करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो थॉट आ रही है, आप देखो कि कहीं मैं ऐसा ना कर दूँ, कहीं मेरा कंट्रोल ना खो जाए, है ना, कैसे वर्ड्स हैं डराने वाले। क्योंकि जैसा भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली थॉट्स पैदा हो रहे होते हैं या जो हम मीनिंग दे रहे होते हैं, उसी के बेसिस पर हमारे अंदर इमोशंस ट्रिगर होते हैं। अब ये वाले वो कि कहीं मैं सच में हार्म ना कर दूँ, थॉट आया तो कहीं मैं ऐसा कर ही ना दूँ, मैं क्रेजी ना हो जाऊँ, मेरा कंट्रोल ना खो जाए, ये क्या है, फियर तो आपका ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आप इन्हें इससे रिप्लेस कर देंगे कि जस्ट थॉट्स हैं, ये मेंटल इवेंट्स हैं, मैं इन्हें विटनेस करने वाला हूँ, तो आप थॉट से दूरी बना लेंगे। आप इस चीज़ को वेटेज देना कि थॉट इक्वल टू एक्शन आप वहीं पर बंद कर रहे हैं और आप अपने आप को क्या बता रहे हैं, मैं विटनेस हूँ, मेरे बॉडी पूरी मेरी तरह से कंट्रोल में है, मेरे एक्शन पर मेरा पूरा कंट्रोल है। तो जब आप अपने ऊपर भरोसा जता रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, अब क्या ये आपके अंदर फियर ट्रिगर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, खुद पर आप ट्रस्ट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि जस्ट इंट्रूसिव अनवांटेड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस थॉट है, जो कि ब्रेन का एक एरर है, उसको तमीज़ सिखानी है। तो उसको तमीज़ सिखाने के लिए उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए थॉट को डॉक्यूमेंट करना और फिर
सही थॉट से उसे रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओसीडी भी बड़ा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा बहस करने वाला है। शुरुआत में क्या आपको लग रहा है कि एकदम से आप रिप्लेस करेंगे तो वो चुप बैठ जाएगा? नहीं। जो खोखला इंसान होता है, जो झूठा इंसान होता है, वो बहुत बहस करता है। तो ओसीडी खोखला है, झूठा है, वो बहुत बहस करेगा, बिल्कुल इस हद तक बदज़ुबानी करेगा कि उसे चुप करना ऐसा लगेगा सरदर्द हो गया है। पर इसका मुंह बंद करने का ये एक बहुत ही ख़ास तरीका है। रिपीटेड लिखो लिखो लिखो। आपने मेरी रिकवरी वीडियोस में भी इसे देखा होगा ना, कितना मैं बोलती हूँ लिखो 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 लिखो। भाई लिखो, आपके दिमाग को कंट्रोल में लाने का ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। और है ERP की एक टेक्निक है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। इन पे वैसे मैंने सेपरेट भी वीडियोस बनाई भी हैं, देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे तो। सो ग्रेजुअली एक्सपोज करना है जो भी आपके फियरफुल सिचुएशंस हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अवॉइड कर रहे थे, जिन लोगों को भी आप अवॉइड कर रहे थे, जो भी आपके फिजिकल मेंटल कंपल्शंस आप कर रहे थे उन्हें परफॉर्म करे बिना। तो आप उसके लिए एक हिरार्की बना सकते हैं और उसको ना आराम से आप एक एक करके एक्सपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ERP की बड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारा का सारा अच्छे से समझाया था कि कैसे आपको एक्सपोजर हिरार्की बनानी है, कि ये चीज़ें हैं जिनको मैं ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अवॉइड करता हूँ, इस प्लेस पे जाने मैं अवॉइड करता हूँ, इन लोगों को मैं अवॉइड करना शुरू कर दिया है। तो उसकी पूरी एक लिस्ट बना लें और उसको अपना जो आपका डिस्ट्रेस लेवल है उसके हिसाब से आप उसे 1 to 10 के स्केल पर रेटिंग कर दें। और फिर जो आपका पहले थोड़ा माइल्ड ट्रिगर है उसको जाएं। जैसे मेरी क्लाइंट थी, तो अब लेडीज़ का एक ड्यूटी होती है कि वो किचन में जाकर काम करती ही करती हैं, लेकिन उनको ना कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो किचन में होता था उससे बहुत डर लगता था। डरते डरते काम करती थी। कई बार अपनी मदर इन लॉ को खड़ा रखती थी, कई बार अपने बेटे को खड़ा रखती थी कि तुम देखो मैं अगर नाइफ़ छू भी रही हूँ तो केवल मैं सब्जी काट रही हूँ क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पॉइंट कर रही हूँ उनकी जो छोटी बेटी थी उसकी तरफ, या तुम्हारे को हार्म करने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ, इस तरह से तो देखो। और बेटे को भी बहुत दूर खड़ा करती थी, बिल्कुल उसकी सेफ्टी इंश्योर करके उसके आगे इतनी बड़ी कुर्सी अटका के, कि ताकि अगर मैं कुछ ऐसा करने भी जाऊँ तो वो इतने में भाग जाए, क्योंकि कई बार घर पे और कोई होता नहीं था। तो बेटे को मजबूरी में, उसी के लिए डर भी रही हैं लेकिन आप उसको खड़ा भी कर रहे हैं। इतनी इतनी बड़ी पेन की सिचुएशन में होते हैं लोग। तो अब वो डरती थी किचन में ये शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह से। तो धीरे धीरे हमने उनको एक्सपोजर जब कराया कि आप ना उसे होल्ड करो, आपको थॉट्स आ रहे हैं आप उसको पकड़े रखो और धीरे धीरे अपने बच्चों के पास जाओ उसे लेकर। बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत तकलीफ़ में थी कि नहीं अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा, मैंने अगर मार दिया, कुछ भी ऐसे उनके मन में बार बार वो थॉट्स आ रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन हिम्मत करा के रुलाते रहे उन्हें, पर एक्सपोजर तो कराना ही था। तो जब उनको इस तरह से एक्सपोजर कराया तब जाकर धीरे धीरे उनका ब्रेन सीख रहा था कि भाई हाथ में चाकू पकड़ने का, इवन बच्चों के क्लोज भी होने का, कि अगर उनको आप काट के सेब काटे जा रहे हो और आप उसको एक एक फांक काट काट के खिलाए भी जा रहे हो, चाकू बिल्कुल पास में भी है बच्चे को आपने बिल्कुल गोदी में भी इवन बैठा रखा है, तो तब भी बच्चा सेफ़ है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे चाकू मार दोगे। तो पहले थोड़ा चाकू लेकर उनको जैसे दूर से बच्चों के पास, फिर थोड़ा और क्लोज, फिर और क्लोज, और फिर बिल्कुल ऐसे ही कि आप ना बच्चों को बिल्कुल बराबर में बैठाओ और उनको फ्रूट्स काट के खिलाओ। फिर इवन लास्ट में जब इनका ये हुआ कि बच्चों को गोदी में बैठाओ और फिर फ्रूट्स वगैरह उनको काट के चाकू का इस्तेमाल करो और देखो सब कुछ सेफ है। तो ऐसे ग्रेजुअल एक्सपोजर्स कराने होते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी चीज़ों से आपको डर लगता है, जिन भी प्लेसों से डर लगता है, वो सब चीज़ें इस तरीके से आपको ग्रेजुअली एक्सपोज करनी पड़ेंगी। जो डिस्कम्फर्ट होगा उसे आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप रिकवर नहीं हो पाएंगे। एंग्जाइटी को नेचुरली ड्रॉप होना है और आपके ब्रेन को आपको ट्रेनिंग देनी है कि ये ऑब्जेक्ट्स, ये प्लेसेस, ये लोग को अवॉइड नहीं करना है, इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपका जो गिल्ट, रिग्रेट, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, वो सब भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अब अगली थेरेपी ये है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से एक्सेप्ट करो द प्रेजेंस ऑफ थॉट्स विदाउट फाइटिंग देम। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है कि लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, थॉट को सप्रेस करने में लग जाते हैं, सोचते थॉट को ना रोक लें हम। अरे भाई, जिसको जितना सप्रेस किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा डिफरेंट वे में एक्सप्रेस होगी। तो ACT क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई थॉट अगर आ रहा है तो आने दो, उसकी प्रेजेंस में भी आपको कंपल्शन नहीं करने हैं।
डिस्ट्रेसिंग होगा, आप रो भी सकते हो, आप काम भी सकते हो, आपको तरह तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, बट थॉट आना अपने आप रुकेगा। आपके हाथ में कंपल्शंस को, रीअश्योरेंस को लेना जो आप लेते रहते हो उस सब को रोकना है। लेकिन जो बॉडी में एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो विजुअल्स बन रहे हैं, उसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। तो वो थॉट आ भी रहे हैं तो इस जिद पे मत अड़ो कि थॉट आए ना, अगर थॉट आएंगे नहीं तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आ रहे हैं आने दो। लर्न टू ऑब्जर्व द थॉट्स रेदर देन बी कंट्रोल्ड बाई देम। यानी कि ये डिफ्यूजन टेक्निक है कि आप ना थॉट से दूरी बना रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो। आपका ब्रेन स्टोरी बाज है, बहुत कहानियाँ बनाता है, तो उसने ये कहानी पकड़ा दी अब आपको, तो आप सिर्फ उस कहानी को सुनने वाले हो, आप उसे देखने वाले हो। विजुअल आ रहा है तो आप देखने वाले हो, कुछ बोल रहा है बहुत द थॉट चल रहे हैं तो आप सुनने वाले हो, विटनेस हो आप। तो दूरी बनाओ उससे, जस्ट मेंटल इवेंट से। फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड लिविंग, बीइंग अ लविंग फैमिली मेम्बर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फील सेफ। भाई हर समय आदमी सेफ्टी सीख कर रहा है, क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी मोटिव ये है। इवोल्यूशन प्रोसेस में जो सारा भागते दौड़ते ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ है, उसका प्राइमरी मोटिव ये है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में से क्या होता था, हमेशा हल्के से भी कुछ भी साउंड होता था, कुछ भी आहट होती थी, खतरा ही डिटेक्ट करते रहते थे। करते करते डिफ़ॉल्ट मोड बन गया है खतरा डिटेक्ट करना। अब इस तरीके के विजुअल्स आएंगे, थॉट्स आएंगे, वो भी ऑटोमेटिक आएंगे, तो आदमी का कन्फ्यूज़ होना तो जायज़ है। लेकिन आपको क्या है, एसीडी कहती है कि भाई थॉट आ रहा है आने दो, थॉट से दूरी बनाओ, डिस्ट्रेस को आराम से होने दो, अपने आप ही चला जाएगा। हर फीलिंग ना बेल शेप में होती है, आएगी थोड़ा सा पैनिक आएगा भी, अपने आप ही डाउन जाएगी। कोई फीलिंग स्टे कर ही नहीं सकती, कुछ की कुछ मिनटों में, कुछ की घंटों में, कुछ की 1-2 दिन में चली जाएगी, बट जाएगी ज़रूर। परमानेंट डेरा डाल के तो रहेगी नहीं। वैल्यू बेस्ड फोकस करना है आपको, यानी कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन फिजूल के थॉट से मिसगाइड होना, या जो अपने लोग हैं जिनसे आप इतना बेहद प्यार करते हो उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हिम्मत करो, थोड़ा सा रिस्क लो, और इस बात पर भी बिलीव रखो कि जिस इंसान को भी आप हर्ट करोगे, एक बात बताओ, अगर आप किसी को हर्ट करोगे, मारोगे, नोचोगे, धक्का दोगे, चाकू मारोगे, कुछ भी करोगे, वो आदमी अपने डिफेंस में कुछ नहीं करेगा, वो आपसे चाकू लगवा लेगा, वो चीखेगा नहीं, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, आपकी कोई सेंस कुछ नहीं पकड़ेगी। तो आपको ये भरोसा रखना है कि अगर मेरे से ऐसा कुछ होने का भी होगा तो सामने वाला भी डिफेंसिव हो जाएगा, वो अपने आप को बचाएगा। तब जाकर कोई ऐसे एविडेंस आते हैं कि लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, इस तरीके के एविडेंसेस आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कुछ खतरा मान सकते हो कि हाँ भाई आपको समझने की ज़रूरत है, कोई नाराज़गी है, कुछ बात है। लेकिन ये तो फिजूल के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं। तो आप इस चीज़ पर भरोसा करके कि ये जो मेरा माइंड रिस्क बता रहा है कि मैं सामने वाले को हर्ट कर दूंगा, ये फेक है। क्योंकि हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से करना जानता है। एक बच्चे को भी अगर आप ऐसे चूटने की कोशिश करोगे ना, तो बच्चा दाड़े मार मार के रोना शुरू कर देगा। तो आप किसी को भी ऐसे साइलेंटली हर्ट नहीं कर सकते कि क्या पता मैं नहीं करते हो, आप पता ही ना चलाओ। क्यों नहीं पता चलेगा भाई? तो आप ना OCD की फेक स्टोरी को सुनोगे तो हो ही, जब तक ये गाना बजाएगा अंदर। लेकिन आप अपने लिए जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको ढूंढो। तो अपनी वैल्यू हायरार्की तैयार करो। आपके कुछ शौक़ होंगे, आपके कुछ करियर गोल्स होंगे, आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट, कुछ तो होगा ना आपके लिए जहाँ आपका दिल लगता होगा, जिसको करने में आपको मज़ा आता होगा। और जब भी इस तरीके की बकवास चीज़ें दिमाग में आ भी रही हैं, तो तुरंत अपनी एनर्जी को वहाँ पर चैनलाइज करो। क्योंकि जितना आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करोगे, जितना उन चीज़ों में अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लगाओगे जिन्हें आप पसंद करते हो, तो आपका दिमाग ये सब फिजूल की बकवास को छोड़ देगा और धीरे धीरे आप वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह से करने लगोगे। शुरुआत में हो सकता है जब आप अपनी एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करो तो उन एक्टिविटीज़ में भी एक बज रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है लगातार, पर धीरे धीरे वो बैकग्राउंड नॉइज़ आपके अंदर से शांत होनी शुरू हो जाएगी, इमेजेस फेड होनी शुरू हो जाएंगी और आपका काम बन जाएगा। ये है डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स DBT की एक वो है कि यूज़ टिप, यानी कि टेक्निक, टेम्परेचर, इंटेंस एक्सरसाइज, पेस्ड ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। देखो, जब भी कुछ इस तरीके से आपको डिस्ट्रेस फील हो रहा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप ना थॉट आने दो बट आप कंपल्शन मत करो, तो डिस्ट्रेस होता है तो बॉडी का टेम्परेचर, तो आप बॉडी के टेम्परेचर को उस टाइम पर जब हो रहा है, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी
ठंडी पड़ गई है तो बॉडी को रब करना स्टार्ट कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्म हो गई है तो ठंडे पानी के अपना झपके अपने मुंह पे मार लो, या आइस क्यूब को होल्ड करो, मुंह में आइस रख लो, किसी भी तरीके से टेम्परेचर चेंज करो। ये उस डिस्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से इंटेंस एक्सरसाइज, कोई भी रिग्रेस एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिससे कि वो जो एक्सेसिव एनर्जी है वो चैनलाइज होगी, ख़त्म हो जाएगी। पेस्ट ब्रीदिंग है ना, आप बहुत सिंपल तरीके से भी आप एक पेस से कोई भी आप डिसाइड कर सकते हैं, उससे आप सांस लें, आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं और फिर से रिलीज़ भी कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न आप अपना सकते हैं, 4-4-4-4 का भी अपना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इतने सारे पैटर्न्स अपनी अलग अलग वीडियोज़ में आपको सिखा रखे हैं, और नहीं तो ऐप से देख कर लो। इसी तरीके से प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, ये भी ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आपको एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाना होता है, सांस लेनी होती है और छोड़नी होती है। ये सब वो जो डिस्ट्रेसिंग फीलिंग होती है उसे रिलीज़ करने की टेक्निक होती है। अब जिस वक्त आप एक्सपोज कर रहे हो उस वक्त मत करने लग जाना, ये उस वक्त तो नेचुरली डाउन होने लग जाना, लेकिन उसके अलावा भी इतना डिस्टर्बिंग टाइम होता है। तो जब भी ख्याल आ रहा है, उस टाइम पर डिस्ट्रेस हो रहा है, तो तुरंत एकदम से ये लगा लो, तो वो पैटर्न ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सेप्ट इंटेंस इमोशंस विदाउट इम्पल्सिव रिएक्शंस। जो भी इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं आने दो, इम्पल्सिव रिएक्शंस मत करो। सेल्फ कंट्रोल जितना डेवलप होगा उतना ज़्यादा ये फिजूल की जो फीलिंग्स आपके अंदर है, सोमेटिक रिफ्लेक्शन होता रहता है, वो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यूज़ करना है रेडिकल एक्सेप्टेंस, यानी कि ये थॉट एग्जिस्ट करती है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। रेडिकल एक्सेप्टेंस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, कि आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, जो रियलिटी है, उससे फाइट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये थॉट है, दैट्स ओके, थॉट ही तो है, इट इज़ जस्ट अ थॉट, थॉट है सिर्फ। थॉट को इतना सीरियसली लेने की क्या बात है? इतनी सारी थॉट आती हैं, सबको सीरियसली लोगे कैसे काम बनेगा? कुछ चीज़ें जिनको आपने रिएक्शन दिया, ब्रेन को सिग्नल चला गया, इंपॉर्टेंट है, उसने रिपीट करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे दिमाग में मोस्टली रिपीटेटिव थॉट्स आती हैं और नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं, और ये ब्रेन का नेचुरल सा तरीका है काम करने का। जिन लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिक बहुत पॉजिटिव थॉट आती है, भाई वो ट्रेनिंग देते हैं अपने ब्रेन को, तो आपको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नेगेटिव पर फोकस करके चलता है, क्योंकि इसको तो ये थ्रेट को स्कैन करता रहूँ और बचाता रहूँ। अब अगला सीखो, माइंडफुलनेस बेस्ड जो CBT होती है उससे है ये टेक्निक की प्रैक्टिस ग्राउंडिंग एक्सरसाइज 5-4-3-2-1 सेंसरी टेक्निक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी डिस्ट्रेस फील कर रहे हो, सपोज़ करो जैसे वो लेडी स्कूल गई हैं बच्चे को लेने के लिए, वहाँ पर उनको एकदम और बहुत सारे बच्चे देख के एकदम से डर लगने लगा है, तो तुरंत कोई भी 5 चीज़ें नोटिस करो, क्योंकि एकदम पैनिक सा होने लगता है इंसान। 4 चीज़ें फटाफट से टच कर लो, 3 चीज़ें आप सुन सकते हो, 2 चीज़ें स्मेल कर सकते हो और 1 चीज़ टेस्ट कर सकते हो। अब कई बार टेस्ट करने स्मेल करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो जितनी भी सेंसेस को एंगेज कर सकते हो करो। तुरंत जो आपका माइंड आपको कहीं पर इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जा रहा था, तुरंत आप रियलिटी में आ जाओगे। डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऐप पर अवेलेबल है, करो इसको, इससे थॉट डिटैचमेंट होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को डेली करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और OCD मेडिटेशन भी है, वो भी ज़रूर करना है। ये आपको जो ओवर आइडेंटिफाई करने लगते हैं ना हम थॉट से, उस साइकिल से ब्रेक कर देगा। अब थॉट डिफ्यूजन टेक्निक समझो, ये भी एक्ट थेरेपी की एक टेक्निक है। से द थॉट इन अ सिली वॉइस और रिपीट इट 50 टाइम्स अंटिल इट लूजेस पावर। कोई भी थॉट आ रही है तो उस थॉट को आप जो है ना बहुत ही सिली सी वॉइस में बोल सकते हो, या उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। तो इससे जब आप कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हो एकदम से सिली सी वॉइस में, कोई राइम की तरह, किसी भी तरह से, तो उसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, आई माइट हर्ट समवन सिंग, ये जो है ना कि मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, इसको ना हैप्पी बर्थडे की टोन में आप ना ऐसे गा भी सकते हो, जैसे हम गाते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह से हम गाते हैं। तो वैसे ही आप इसको भी वैसे कि आ रहा है ना दिमाग में, मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, आई मे हर्ट समवन, तो इस तरह से किसी भी टोन में गा सकते हो। फ़नी सी किसी कार्टून कैरेक्टर आपको पसंद है तो उसके टोन में भी आप उसे बोल सकते हो, या बार बार इसका मजाक उड़ाकर इसको 10, 20, 50 बार रिपीट कर सकते हो। पक 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 पक, यही बोल रहे ना मेरा दिमाग, मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, मैं किसी को हर्ट कर सकता हूँ, कुछ भी इस तरीके से बोलते हो, एक्चुअली उसकी पावर चली जाती है इससे।
तो जब आप ये टेक्निक्स यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है यार इतना सीरियस डिसऑर्डर है, क्या मजाक चल रहा है, ये टेक्निक काम करेंगी, पर हाँ ये मजाक नहीं चल रहा, ऐसी टेक्निक ही काम करती है। और समझते हैं, कंपल्शन ट्रैकिंग लॉग आपको बनाना है। सो मेंटेन करना है एक डेली लॉग कंपल्शंस का, चाहे मेंटल या बिहेवियरल लेवल पर हो। आप ट्रैक करना है आपका कितना टाइम स्पेंड किया, कौन कौन से ट्रिगर्स आपके अब ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई नए इंट्रोड्यूस तो नहीं हो रहे हैं, इमोशंस, सब कुछ आपको उसमें डॉक्यूमेंट करना है। जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बार बार लिखते हो तो आप क्लियर रहते हो कि आप कहाँ कौन सी स्टेज पर हो। अब जब आप ये सब चीज़ें लिखोगे तो इसको जो आपने ईआरपी अपना प्लान किया था, जो मैंने आपको ईआरपी का बताया था, तो उससे भी कोरिलेट करके एक्सपोजर्स करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपने इनिशियली एक बार अपनी एक्सपोजर हायरार्की बनाई, लेकिन अब आप एक्सपोजर करते रहे तो आपके कुछ ट्रिगर्स क्या हैं, अपनी पावर खो चुके होंगे, और कई बार कुछ ट्रिगर्स हमें बाद में नए पता चलते हैं। तो आपको एक्सपोजर्स करने में ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और समझो सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइज, भाई खुद के प्रति दया का, प्यार का भाव रखना है। इस तरीके की फ्रेजेस यूज़ करो, इट्स ओके टू हैव स्केरी थॉट्स, आई एम स्टिल अ गुड पर्सन। हाँ, मेरे मन में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ, मैं शायद बुरी इंसान हूँ, या मैं पागल ना हो जाऊँ, कुछ भी है, बट ये जस्ट थॉट्स हैं, मैं एक अच्छी इंसान हूँ। तो अपने प्रति वो सम्मान, प्यार भी जताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ओसिडी बहुत ज़्यादा सताती है। तो खुद के प्रति प्यार बार बार महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को एक बहुत ही काइंड टोन में लेटर लिख सकते हो। जैसे होता है ना कि कोई हमें कोई अच्छा सा बड़ा सा मैसेज लिखते हैं, या कोई लेटर देते, या कुछ हमारा एप्रिसिएशन करते, तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो आप वो अपने लिए लेटर लिखो, अपने इनर सेल्फ को हील करने के लिए, उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नो मैटर दिमाग कुछ भी बकवास कर रहा है, तुम अच्छे ही हो। इससे जो शेम है, जो फियर है हार्म ओसीडी से रिलेटेड, वो क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। तो अपने अंदर वो जो शेम, हार्म, गिल्ट, जो भी कुछ आप इमोशन फील कर रहे हैं, उस सब को रिड्यूस करने में जब आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जताते हैं कि मैं अच्छी इंसान हूँ, ना मैंने ऐसा कभी पास्ट में किया है, ना मैं ऐसा करने की सोच रही हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। तो जब आप अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो अपनी तारीफ़ें लिखते हुए जब आप इस तरीके के कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। इसी तरह से इमेजिनरी एक्सपोजर करना है आपका, ये भी ईआरपी की एक टेक्निक होती है। जब कई बार फिज़िकल एक्सपोजर्स नहीं कर पाते लोग, तो हम हिप्नोथेरेपी के ज़रिए, एनएलपी की टेक्निक्स यूज़ करके उनको मेंटल एक्सपोजर्स कराते हैं, जब वो मेंटली कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज जब भी आप इमेजिन भी करो तो तब भी आपके न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है, और आपके अंदर वो मेमोरी ऐड हो जाती है। तो जब इमेजिनरी एक्सपोजर में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर रियल एक्सपोजर्स कराने बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट करने आपको लिखनी है डिटेल स्क्रिप्ट ऑफ योर फियर्ड सिनेरियोज़। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हाट इफ़ आई पुश्ड समवन ऑफ द स्टेयर्स, मैं किसी को जीने से धक्का दे दूँ, ठीक है। मेरे क्लाइंट थे, वो जब भी किसी शॉप पे सामान लेने जाते थे तो उनको थॉट आता था कि जैसे कोई खड़ा होता था काउंटर पे, तो उनको ये था कि मैं पीछे से उसके लात मार दूँ उसके हिप पर और वो काउंटर पे गिर जाएगा। इस तरीके का एकदम थॉट आता था कि उनको ऐसा कन्फ्यूजन हो गया था कि वो, उन्हें लगता था कि उनका मन कर रहा है कि वो किसी के बम पे लात मार दे और वो आगे से काउंटर पे गिर जाए। तो इस तरीके के थॉट्स, ऊट पटांग कुछ भी बना सकता है दिमाग, है ना। किसी के मन में आता है गाली दे दो, कुछ भी आ सकता है ऐसे किसी भी वे में हार्म करने का। तो आपको ना डिटेल्ड यहाँ पर ना स्क्रिप्ट लिखनी है कि जो भी आपका फियरफुल सिनेरियोज है वो लिखना है आपको। फिर रीड एंड इमेजिन डेली विदाउट न्यूट्रलाइजिंग द एंग्जाइटी। ये आपके ब्रेन को ये ट्रेन करता है कि भाई थॉट्स ना थ्रेट नहीं है, थॉट जस्ट थॉट है। तो पहले अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग कर लो करके, फिर उसी सिनेरियो में जैसे आपने पूरा स्क्रिप्ट कर लिया, जैसे ये एग्जांपल पकड़ लो कि मेरे वो क्लाइंट थे, वो जब भी किसी शॉप पर जाते थे कुछ भी खरीदने के लिए, तो उनको जो भी आदमी काउंटर पे ऐसे सटा हुआ खड़ा होता था, तो उनको थॉट आता था कि मैं इसके पीछे हिप पे लात मार दूँ और ये ऐसे आगे चल के काउंटर पर झुक जाएगा। अब वही ऐसा थॉट था, लेकिन वो डरने लगे थे। जब ये थॉट बार बार रिपीट हो रहा था तो डरने भी लगे। शुरू में तो ऐसे ही उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब ये थॉट रिपीट होने लग गया तो तब
वो डरने भी लगते कि कहीं ऐसा किसी दिन कर दूंगा तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, बहुत बड़ा फजीता हो जाएगा, फालतू के झगड़ों में मैं फंस जाऊंगा। तो मान लीजिए यही है, ये आपने डिस्क्राइब कर लिया पूरा। अब आप इमेजिन करेंगे कि आप किसी शॉप में एंटर करें और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल, वहाँ पे कोई लोग खड़े हैं, तो अब आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो नॉर्मली हम देखते तो सबकी शक्लें हैं, लेकिन हम अपने काम से काम रखते हैं कि हम वहाँ क्यों गए हैं। तो हम वहाँ गए, हमने शॉपकीपर से हाय हेलो किया, फिर उससे सामान पूछा हमने क्या सामान लेना है, हमने सामान ख़रीदा। जो आजू बाजू के लोग थे उनके प्रेजेंस में हम भी अच्छा फील कर रहे हैं, वो भी हमारे प्रेजेंस में अच्छा फील कर रहे हैं। कम से कम कान कुछ सुन रहे हैं, आंखें कुछ देख रही हैं, लेकिन वो सब अपने आप ही फ़िल्टर काम कर रहे हैं। और हम सिर्फ गए, अपना सामान जो हमें लेना था हमने लिया और पेमेंट करा, अपना सामान लिया और निकल गए वहाँ से अच्छी तरह से। तो इस तरीके का जो एक नॉर्मल सिनेरियो होता है कि कोई बंदा अगर शॉपिंग करने के लिए जाता है तो किस तरीके से वहाँ बिहेव करता है, तो वो सब चीज़ें आपको इमेजिन करनी है इस तरह से। तो जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से कर लेना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। चलो भाई, अब ये है 10th, वैल्यू बेस्ड एक्शन प्लानिंग करनी है आपको। आइडेंटिफाई करनी है अपनी कोर वैल्यूज़ को, लव, सेफ्टी, कनेक्शन क्या है आपकी। फिर चूज़ करना है एक्शंस जो भी अलाइंड विद दोज वैल्यूज़, ठीक है। अगर डर लग भी रहा है तब भी करना है आपको। जैसे किसी फैमिली मेम्बर कोई हर्ट करने की आपको डर लग रहा है, लेकिन उसी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाना है। तो सब इंसानों को अपनी वैल्यू हायरार्की पता होनी चाहिए कि क्या है। तो आप अपनी टॉप 10 जो वैल्यूज़ है उसकी लिस्ट बना लो, या ओसीडी के रेफरेंस में जो आपका डर है उससे ऑपोजिट आप किस चीज़ को वैल्यू देना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लो। और फिर एक्शंस लिखो कि मुझे इस वैल्यू को पूरा करने के लिए, फुलफिल्ड फील करने के लिए कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही जी रही हूँ, उस हिसाब के लिए मुझे कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, जब क्या आपके लिए वैल्यूएबल है और कौन से एक्शंस लेकर उस वैल्यू को अचीव किया जा सकता है। जब आपके पास ये पूरा एक्शन प्लान होगा तो एक्शन लेना आसान हो जाएगा। डर तब भी लगेगा, थॉट तभी भी आएंगे, मन तभी भी रोकेगा, उल्टी सीधी कहानियाँ जो सुनाता है वो और भी फोर्स के साथ सुनाएगा। पर चिंता नहीं करना है, रिलैक्स रहना है और करना वही है जो आपके मन के उस हिस्से को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जो डरा रहा है, उसकी नहीं सुनना है। जो अंदर की एक आवाज़ है ना, अंतरात्मा की, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस आवाज़ के साथ जाना है। इतना आसान नहीं होगा उस आवाज़ के साथ जाना, क्योंकि जो बदमाश आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश करेगी। पर उसको शांत करने के लिए और इस आवाज़ को लाउड करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। अब ये सब जब आप करोगे तो देखो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और लगातार अब कितने दिन तक करना है, कम से कम 90 डेज़ तक लगातार ये करना है आपको। आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया है। अभी मैंने 10 जो है ना आपको ऐसे टेक्निक बताई हैं। आप ज़रूरी नहीं आप 10 की 10 इस्तेमाल करो, इनमें से 1 2 3 4 जितनी भी आप करना चाहो, सारी इस्तेमाल करना चाहो सारी भी कर लो। तो बस करो, एक्शन लो। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज डेली करो, अपनी गट हेल्थ का खास ख्याल रखो, अपनी नींद टाइम पर लो और अपनी लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं, उन लोगों की कंपनी में रहो। पर उनसे रीअश्योरेंस नहीं लेना, उनसे कॉन्फिडेंस बोरो करना है कि कैसे वो नॉर्मली लाइफ जीते हैं। आप साइलेंटली सीक्रेटली किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हो कि अगर यार दिमाग में इस तरीके की थॉट आए तो क्या कभी तुम्हारे मन में भी आती है इस तरीके की थॉट, या आए तो क्या थॉट आ गई है तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा हो ही जाएगा। अगर आपको कभी ऐसे कन्फ्यूजन है तो किसी से कॉन्फिडेंस बोरो करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार, रोज़ रोज़ नहीं, इस तरीके से आप उन्हें बिना बताए, है ना, उनसे पूछ भी सकते हो। पर जब एक बार किसी से पूछ लो तो फिर भरोसा रखना है कि एक आदमी ने एक बार एक बात का जवाब दे दिया, 100 बार भी पूछा जाएगा तो वो वही जवाब देगा। तो इसलिए दूसरे लोगों के एक्शंस को देख के कॉन्फिडेंस बोरो भी कर सकते हो आप। शुरुआत में आप जब एक्सपोजर्स करने जाते हो अपनी रियल सिचुएशंस पर, तो आप किसी ऐसे बड़ी को लेकर भी जा सकते हो जो आपकी सिचुएशन को जानता हो और आपको कॉन्फिडेंस दे, ना कि जस्ट आपको एक ऐसी सेफ्टी दे जिसमें कि आपको ओसीडी से तो मुक्ति ना मिले, बस आपको ये लगे कि हाँ ये है तो अगर मैंने किसी को हार्म किया तो ये संभाल लेगा। नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे और आपको आप रहने दे। अगर आपको वहाँ एंग्जाइटी भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, तो वो होने दे, नेचुरली डाउन होने दे, आपको वहाँ से एग्जिट ना करने दे। और ये ना कहे कि मैं हूँ ना, अगर कुछ होगा तो मैं बचा लूँगा, ऐसे ना कहे। वो सिर्फ आपको ये है कि
जो होगा अपने आप देखो, अपने आप एक्सपीरियंस करो, मतलब आपको वो इस तरह से मोटिवेट करे। तो इस तरह से भी आप किसी पर्सन के साथ जाकर भी एक्सपोजर कर सकते हैं, बट आपको एक्सपोजर्स तो करने ही होंगे। रात को सोने से पहले मेंटल एक्सपोजर ज़रूर करो, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे किसी को बच्चे के पास जाने से डर लगता है, उसे लगता है गला ना दबा दूँ, तो देखो कि बच्चे के साथ आराम से खेल रहे हो। किसी को लगता है कि मैं मूर्ति न तोड़ दूँ, जो भी जिसका सिनेरियो है वो देखो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे जी रहे हो। ओसीडी से बिल्कुल मुक्ति 100% मिल जाएगी। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, ये जो मैंने 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हार्म ओसीडी में ही काम करेंगी और किसी ओसीडी थीम में भी काम करेंगी, लेकिन क्योंकि अब ये हार्म ओसीडी की मैंने बताई थी, तो मैंने सारे एग्जांपल वही देकर आपको सिखाया है। अगर कोई और थीम भी है तो उसमें भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं चाहती हूँ दिल से कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाओ। सो माय डियर वंस, आप अपने हिस्से की मेहनत करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।